हेलो ऑल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल स्टैफ हिमाचल। तो आज हम लोग डे 12 में इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, जिसका सिलेबस आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग, इवोल्यूशन एंड सेलिएंट फीचर, उसके ऊपर एक मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको अभी तक हम लोगों ने हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी पिछले 11 लेक्चर्स में उनके ऊपर मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चंस दिए हैं। आप लोगों ने स्टार्टिंग में बहुत बढ़ चढ़ के जो है वो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में हिस्सा लिया। आई होप आप इसको और ज्यादा कंटिन्यू करोगे, क्योंकि ध्यान रखिए, अगर इस बार आप मेंस लिख रहे हो तब भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस बार नहीं लिख रहे हो तो जब आप अगली बार लिखोगे तब भी आप लोगों के लिए ये इनिशिएटिव जो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत रेलेवेंट रहेगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, जैसे हम भी देखते हैं कि सर इस क्वेश्चन का मॉडल आंसर दे दो। क्लियर? ध्यान रखिए, मॉडल आंसर नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। वो मेरे अकॉर्डिंगली डिफरेंट मॉडल आंसर हो सकता है, दूसरे के अकॉर्डिंगली डिफरेंट हो सकता है, तीसरे के अकॉर्डिंगली डिफरेंट हो सकता है। क्लियर? लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज लगती है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन। यही कारण है हम लोग इस इनिशिएटिव में आपको रेदर देन गिविंग मॉडल आंसर्स, हम लोग मेन फोकस करते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन, कि आपने क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। क्लियर? चाहे जो मर्जी क्लेम कर ले। क्लियर? लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोगों को वहां पे एग्जाम में आप ये सोच के नहीं जाते कि ये क्वेश्चन आएगा, ये आएगा, ये आएगा। आप ये सोच के जाते हैं कि पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी में से जो है वो GS 1, 2, 3 में क्या क्या पूछा जाएगा। वहां पे किसी भी तरह का प्रश्न हो, अगर आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग का आदत पड़ गया कि कैसे क्वेश्चन को डायरेक्टिव, कंटेक्स्ट और कंटेक्स्ट के साथ आपने जो है वो एड्रेस करना है, तो आप किसी भी सवाल को बिना किसी परेशानी के जो है वो वहां पे लिख सकते हो। तो यही कारण है, ये प्रिपरेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पे आप लोगों को बेसिक प्रिपरेशन करके जानी रहती है, और वहां पे जो एग्जाम है वहां पे आपका जो टेम्परामेंट है उसकी प्रॉपर असेसमेंट होती है। तो यही कारण है कि क्वेश्चन का जो समझना है, जो हम लोग मेन हमारा फोकस भी है इस इनिशिएटिव का, क्लियर, उस आई होप वो आपको जो है वो कहीं ना कहीं हेल्पफुल साबित हो रहा होगा। ये फ्यूचर में जो आने वाले टाइम पे लोगों ने अलाइड, एनटी या HS के एग्जाम्स देने हैं, स्पेशली अलाइड एंड HS के एग्जाम्स देने हैं, उनके लिए भी ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा। और इसके साथ साथ आप लोगों को पूरी प्रोसेस पता होगी। जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस शायद वीडियो को देख रहे होंगे उनको मैं बता देता हूं, दिस इज आवर 12th लेक्चर ऑन मेंस आंसर राइटिंग सेशन। इसके अलावा 11 लेक्चर जो वो हमारे हो चुके हैं। तो आप लोग अपना आंसर हमारी वेबसाइट civilstaffhimachal.com इसके ऊपर अपलोड कर सकते हो। क्लियर? वहां पे डेली मेंस आंसर राइटिंग सेशन, एक डेली मेंस आंसर राइटिंग का एक बना हुआ आपको टैब देखने को मिलेगा। वहां पे आप क्लिक करोगे और अपना आंसर सबमिट करवा सकते हो। ध्यान रखिए, पीयर टू पीयर इंटरेक्शन इस एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दूसरे को मोटिवेट करिए, एक दूसरे से इंस्पायर हुई। क्लियर? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यही चीज आपको आगे भी मोटिवेट करती रहेगी। तो अपने आंसर सबमिट करवाइए, घबराइए मत, गलत लिखिए, सही लिखिए, क्योंकि आंसर राइटिंग का जो पहला कदम है, पहला स्टेप है, वो यही है दैट यू शुड स्टार्ट राइटिंग। धीरे धीरे आप कंटेक्स्ट, डायरेक्टिव, कंटेंट, हर चीज जो है धीरे धीरे आपके आंसर्स के अंदर आनी शुरू हो जाएगी। अगर आप लिखोगे, अपनी गलतियों को समझोगे, असेस करोगे और विद द पैसेज ऑफ टाइम इंप्रूव करोगे। ये बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस है। रातों रात जो है वो लिखना नहीं आएगा। धीरे 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 लिखोगे, 5-6 महीने, 4 महीने, 3 महीने में कुछ इंपैक्ट जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्लियर? नो डाउट, जो पहला जो प्री रिक्विजिट है, जो फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन है आंसर राइटिंग का, वो कंटेंट है, यानी कि आपके पास मटेरियल होना चाहिए तभी लिखोगे। क्लियर? लेकिन जैसे जैसे आपके पास मटेरियल है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिनको नॉलेज बहुत ज्यादा है लेकिन वो लिख नहीं पाते, तो यही कारण है कि इस सवाल को समझोगे तो वही लिखोगे पेपर में जो पूछा गया है। क्योंकि 28 क्वेश्चंस जो है वो मेंस एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं, अगर मैं HS की बात करूंगा। क्लियर? और उनको टाइम पे कंप्लीट करना बहुत मुश्किल होता है। और उसके साथ साथ अगर आपको पहले से आइडिया रहेगा कि 4 में कैसे करना है, 8 में कैसे करना है, 20 में कैसे करना है, तो आपको वहां पे वो टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन को मैं कैसे लिखूं, अगर आपने पहले से ही प्रैक्टिस कर ली होगी। क्लियर? तो यही कारण है, धीरे धीरे ग्रेजुअल ग्रोथ है, ये प्रोसेस है। और हिमाचल का सबसे प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन है, तो इसको ये ऑब्वियस बात है, बहुत ज्यादा आसान तो नहीं हो सकता है। लेकिन आप लोगों को एक प्रोसेस के तहत ही आप अपने आप को ग्रो करते हुए देखोगे, तो हर जो छोटी छोटी चीजें हैं उन पे आपको काम करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। कल किस टॉपिक के ऊपर लेक्चर होगा ट्यूसडे को, उसके बारे में हम लोग लेक्चर के एंड में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारा जो आज का प्रश्न है, आज का सवाल है, वो क्या है। 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, 400 वर्ड्स में आप लोगों ने इसको लिखना है। प्रियम्बल सेट्स आउट द गाइडिंग प्रिंसिपल्स, गाइडिंग पर्पस, प्रिंसिपल्स एंड फिलोसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कमेंट। तो नॉर्मली जब भी कमेंट हम लोग देखते हैं तो आप सब लोगों को पता ही है, थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि क्वेश्चन को समझने के लिए 2-3 चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज रहती है उस क्वेश्चन का डायरेक्टिव क्या है। दूसरा रहता है उस क्वेश्चन की सेंट्रल थीम क्या है। तीसरा रहता है उस क्वेश्चन का कंटेक्स्ट क्या है। और कंटेक्स्ट को हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरियस कीवर्ड्स।
क्लियर, क्योंकि कभी कभी कंटेक्स्ट जो है वो एक ही थीम के ऊपर आधारित होता है, कभी मल्टीपल थीम्स के ऊपर आधारित होता है। तो कीवर्ड्स इसलिए मैंने बोला क्योंकि हमें जो है वो अपने आंसर के अंदर जो पूछा हुआ क्वेश्चन है उसके जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है उनको लिखना आवश्यक होता है, ताकि एग्जामिनर को ये पता चल सके कि आपको क्वेश्चन समझ आ चुका है और जो पूछा गया है आपने उसको उसी तरीके से लिखा है। जैसे मैं थोड़ा सा आपको बता भी देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 100-150 के आसपास जो स्टूडेंट्स हैं उनके आंसर्स जो है वो चेक किए जा रहे हैं, तो वहाँ पे जो बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी है तो वहाँ से थोड़ा सा जो हम लोगों को आइडिया लगता है वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ कि आप एक ही नॉर्मल कैसे अप्रोच किया जाता है इस सवाल को और कैसे करना चाहिए, तो उसके ऊपर भी मैं आ रहा हूँ। सबसे पहले डायरेक्टिव देखते हैं। डायरेक्टिव क्या है? डायरेक्शन दी गई है कि आपने इस जो क्वेश्चन है उसमें कमेंट करना है, यानी कि नॉर्मली क्या होता है कि एक स्टेटमेंट दी जाती है किसी के द्वारा और उस स्टेटमेंट के ऊपर सामने वाले को कमेंट करने को पूछा जाता है, और यहाँ पे सामने वाला जो है वो आप है। तो एक यहाँ पे जो है वो स्टेटमेंट दी गई है, किसी की स्टेटमेंट है जिसके ऊपर आप लोग कमेंट करोगे। अब कमेंट का मतलब क्या होता है? कमेंट का मतलब होता है कि आप या तो दी हुई स्टेटमेंट से एग्री कर रहे हो या तो आप इस स्टेटमेंट से एग्री नहीं कर रहे हो। अगर आप इस स्टेटमेंट से एग्री कर रहे हो तो आपको ये बताना है जो एग्जामिनर है उसको कि क्यों तुम इस स्टेटमेंट से एग्री कर रहे हो। अगर तुम इस स्टेटमेंट से एग्री नहीं कर रहे हो तब भी तुम्हें बताना है कि तुम इस स्टेटमेंट से क्यों नहीं एग्री कर रहे हो। तो आसान भाषा में कमेंट में जब टिप्पणी की जाती है तो आप अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकते हो कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। बट इस स्टेटमेंट को अगर आप रीड करोगे तो ये तो बेसिक कंसेप्ट ही है प्रियम्बल का, कि प्रियम्बल जो है वो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन उसकी फिलोसफी, प्रिंसिपल्स एंड पर्पस जो है उसको सेट आउट ही जो है वो प्रियम्बल ने किया है। जैसे आप लोगों ने पॉलिटी पढ़ी होगी, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसके आधार के ऊपर पूरा संविधान लिखा गया और एंड में प्रियम्बल को अडॉप्ट किया गया। क्लियर? तो वो पूरा संविधान जो लिखा गया जिन बेसिक प्रीमाइसेस के ऊपर, जिस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ऊपर, वो बाद में प्रियम्बल ही बना। तो इस स्टेटमेंट से डिसएग्री करने का वैसे भी कोई आधार नहीं है और आपके पास कोई आर्गुमेंट भी नहीं होगा अपनी इस स्टेटमेंट को या इस स्टेटमेंट को गलत मान के प्रूव करने का। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे आपका एक सिंगल ओपिनियन रहेगा जहां पे आप इस स्टेटमेंट के साथ एग्री करोगे और आर्गुमेंट्स की सहायता से ये बताओगे कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और क्यों। समझ आएगा नहीं? सेकंड इज सेंट्रल थीम। सेंट्रल थीम मतलब किस कंसेप्ट, किस टॉपिक के सराउंडेड इसको बुना गया है, तो ये बुना गया है आपका पूरा प्रियम्बल के सराउंडेड। तीसरा है कंटेक्स्ट। तो प्रियम्बल का कंटेक्स्ट क्या है? कंटेक्स्ट ये है कि आपने क्या बताना है कि जो प्रियम्बल है वो कैसे जो गाइडिंग पर्पस, प्रिंसिपल्स एंड फिलोसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इसने सेट्स आउट किया है। क्लियर? तो आसान भाषा में आपका जो प्रियम्बल है ये इस कंटेक्स्ट के साथ इन स्पेसिफिक कीवर्ड्स को एड्रेस करता हुआ आपके आंसर में देखने को मिलना चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो सीधा आएंगे प्रियम्बल के बारे में लिखेंगे कि प्रियम्बल क्या है, क्या क्या इसके अंदर लिखा गया है। उसके बाद जो है वो प्रियम्बल की चीज़ों को एक्सप्लेन करना शुरू कर देंगे कि प्रियम्बल में सॉवरेनिटी है, सेकुलरिज्म है ना, क्लियर, रिपब्लिक है, डेमोक्रेट्स है या डेमोक्रेटिक है, उसके साथ साथ जस्टिस की बात हुई है, फ्रेटर्निटी की बात हुई है, लिबर्टी की बात हुई, वो सारी की सारी चीज़ें लिख के एक्सप्लेन करके कंक्लूजन कर देंगे। लेकिन वो कहीं भी इन शब्दों के बारे में मेंशन नहीं करेंगे। तो अगर आप इन वर्ड्स को अपने आंसर के अंदर नहीं लिखेंगे तो कहीं ना कहीं जो पूछी हुई स्टेटमेंट है उसके ऊपर आपका कमेंट नहीं माना जाएगा। इवन दो जब आप इसके ऊपर लिखोगे तब भी आपको यही सारे जो पॉइंट्स है अपने आंसर के अंदर ऐड करने हैं, लेकिन आपको यहाँ पे जो पूछी हुई लाइन है ये जरूर इसके जो कीवर्ड्स है उनका एड्रेसल, यानी कि वहां पे आपने बताना है कि क्या पर्पस, प्रिंसिपल एंड फिलोसफीज थी। फिर आप वहां पे एग्जाम्पल्स की सहायता से इस स्टेटमेंट का जो हम एग्री कर रहे हैं उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। समझ आई कहानी? तो एक तो सीधा लिखा, मतलब ऑलमोस्ट 90% वैसा ही लिखा जैसा तब लिखते जैसे इसका आंसर लिखना था हम लोगों ने, लेकिन वो जो 10% का गैप है वो कहीं ना कहीं ये दर्शाएगा कि आपको सवाल समझ नहीं आया। आपने पूरे का पूरा जो आंसर है वो जो हमारा सेंट्रल थीम है यानी कि प्रियम्बल है उसी के सराउंडेड लिख दिया, जो पूछा हुआ है वो कहीं भी आपके आंसर में देखने को नहीं मिला। समझ आएगा नहीं? क्लियर? तो दो तरीके हैं जहां पे बड़ा ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 10% ऊपर नीचे होगा, लेकिन वो जो 10% है वो कहीं ना कहीं आपका जो सेंट्रल थीम है उसको कंटेक्स्ट के साथ लिंक करके जो है वो आपकी जो स्टेटमेंट है, आपका जो कमेंट है उसको जस्टिफाई करेगा। समझ आएगा नहीं यहाँ तक? डन? तो ये बेसिक आपका आसान भाषा में क्वेश्चन है। अब देखिए इसको कैसे आप लोग अप्रोच कर सकते हो। कमेंट तो मैंने आपको बताया कि आपने अपना ओपिनियन या रिएक्शन जो है वो एक्सप्रेस करना है, और एक्सप्रेस ऐसा नहीं करना है कि आई एग्री विद दिस स्पेसिफिक स्टेटमेंट, लेकिन आपको प्रॉपर आर्गूमेंट्स देने पड़ेंगे कि स्टेटमेंट से एग्री करने का आधार क्या है। आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो सेंट्रल थीम से, यानी कि प्रियम्बल का कंसेप्ट, प्रियम्बल क्यों है, कहां से, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डाल सकते हो, इसका ऑब्जेक्टिव डाल सकते हो, कहीं से भी आप प्रियम्बल की शुरुआत कर सकते हो। अब अगर हम प्रियम्बल की बात करेंगे तो प्रियम्बल में
आसान भाषा में हम लोगों को जो फिलॉसफी एंड प्रिंसिपल्स हैं वो देखने को मिलते हैं, जहाँ पे सोशलिज्म, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, फ्रेटर्निटी, सेकुलरिज्म, फ्रीडम, सॉवरेनिटी, रिपब्लिक, ये सारे के सारे जो वो वेरियस फिलॉसफीज एंड प्रिंसिपल्स है। देखिए, प्रिंसिपल थोड़ा स्पेसिफिक होता है, थोड़ा नैरो रहता है, फिलॉसफी ब्रॉड होती है। क्लियर? तो डेमोक्रेटिक एक प्रिंसिपल भी है, डेमोक्रेसी एक फिलॉसफी भी है। डेमोक्रेसी एक फिलॉसफी में मल्टीपल चीजें आ जाएंगी, जहां पे लोगों के इंडिविजुअल एम्पावरमेंट, इंडिविजुअल राइट्स की ज्यादा जो है वो बात की जाएगी। डेमोक्रेसी जब प्रिंसिपल की बात करेंगे तो वो प्रिंसिपल किस कंटेक्स्ट में है, क्या वो इलेक्शन के कंटेक्स्ट में है, तो उसका कंटेक्स्ट जो है उसको थोड़ा सा नैरो डाउन कर देगा। आसान भाषा में थोड़ा सा हम लोग इनको, क्योंकि जो कोई भी एक फिलॉसफी है उसके अंदर मल्टीपल प्रिंसिपल जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो यही कारण है इनको समझने के लिए हम लोगों ने इनको क्लब कर दिया है। इसके साथ साथ जो गाइडिंग पर्पस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो प्रेम्बल के अंदर लिखा गया है, उसमें तो सबसे पहली बात यही है कि हमने क्या सोचा है कि इंडिया जो एज ए स्टेट है वो सॉवरेन होगी, सेकुलर होगी, डेमोक्रेटिक होगी, रिपब्लिक होगी। इसके साथ साथ हमारे यहाँ के जो नागरिक है, क्लियर, ये भी तो ऑब्जेक्टिव ही है कि जो इंडियन सिटीजन है, यहाँ के जो नागरिक है, उनको जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, ये सारी की सारी चीजें जो हम लोगों के द्वारा जो है, या हमारे संविधान के द्वारा जो वो इंश्योर करवाई जाएंगी। क्लियर? तो ऑब्जेक्टिव, और इसमें कोई फिलॉसफी प्रिंसिपल्स, क्योंकि जो प्रियम्बल है उसमें हर एक चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। क्लियर? जहां पे एक तरफ जो है वो सॉवरेनिटी एक प्रिंसिपल हो सकता है, एक फिलॉसफी हो सकती है, वहीं पे ही जो सॉवरेनिटी है वो ऑब्जेक्टिव भी है, वो पर्पस भी है। क्लियर? तो यही कारण है इन सारे के सारे जो पॉइंट्स थे इनको हम एक साथ क्लब करके भी लिख सकते थे। बस थोड़ा सा मैंने आप लोगों को जो है वो अंडरस्टैंड करवाने के लिए, थोड़ा सा आप लोगों को समझाने के लिए इस तरह से डिवीजन किया। वैसे जो प्रियम्बल में आपको मैक्सिमम चीजें देखने को मिलती हैं वो ऑब्वियसली बात है, ऑब्जेक्टिव तो हमारे संविधान का है ही, उसमें वेरियस प्रिंसिपल्स हैं, वेरियस फिलॉसफीज हैं, जो पूरे के पूरे प्रियम्बल के अंदर जितने भी कीवर्ड्स लिखे गए हैं वो सारे के सारे उसका जो है वो एक आधार है, उसका जो है वो एक पार्ट है। समझ आए कहानी? अब अगली गलती जो आप करोगे वो क्या करोगे, आप यहां पे आओगे सोशलिज्म का मतलब लिख दोगे, आप यहां पे आओगे इक्वालिटी का मतलब लिख दोगे, आप डेमोक्रेसी का मतलब लिख दोगे, या फ्रेटर्निटी का मतलब लिख दोगे। तो यहां पे आपसे मतलब नहीं पूछा गया है, एक स्टेटमेंट दी गई जहां पे आपने सच में बताना है कि कैसे भारतीय संविधान जो है वो प्रेम्बल के साथ हमारा जो है, या प्रेम्बल जो उसने रियलिटी में उसको सेटअप किया। तो यहां पे आपको एग्जांपल्स देने पड़ेंगे, यानी कि जब सोशलिज्म की बात करोगे तो यहां पे आपको आर्टिकल्स की रेफरेंस देनी पड़ेगी, यहां पे आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को रेफरेंस के रूप में लिखना पड़ेगा कि भारतीय संविधान के अंदर जो डीपीएसपी, जहां पे सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, स्पेशली सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस की बात होती है, तो वो कहीं ना कहीं जो सोशलिज्म के एस्पेक्ट्स हैं उनकी रिफ्लेक्शन हमें भारतीय संविधान के इस स्पेसिफिक आर्टिकल या स्पेसिफिक पार्ट के अंदर देखने को मिलती है। उसी साथ साथ जब हम फ्रेटर्निटी की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, उसके लिए रेफरेंस के रूप में जो है वो आप लोग, जो हमारे यहाँ पे आर्टिकल 51 है उसको आप लोग जो है वो यहाँ पे कोट कर सकते हो। तो आसान भाषा में जो भी आप यहाँ पे लिखोगे, फ्रीडम के लिए जो है वो आप अपने फंडामेंटल राइट्स को जो है वो कोट कर सकते हो, इक्वालिटी में जो है वो आप राइट टू इक्वालिटी को कोट कर 14 को कर सकते हो, 15, 16, 17 को कर सकते हो। तो आसान भाषा में आप लोगों को जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके साथ रिलेशन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ आर्टिकल्स। क्लियर? आर्टिकल्स को एक रेफरेंस के रूप में यूज करके। तो अगेन यहां पे भी दो तरह के आंसर लिखे जाएंगे, एक में सिंपल बताया जाएगा, एक में लिंक किया जाएगा कि सोशलिज्म है तो यहां देखने को मिल रहा है, डेमोक्रेसी है तो इन आर्टिकल्स में देखने को मिल रही है, क्लियर, फ्रेटर्निटी है तो स्पेसिफिक आर्टिकल में, इन अलग अलग आर्टिकल्स में देखने को मिल रही है। तो ये जो है ये कहीं ना कहीं आपका जो सवाल है उसको तब जाके एड्रेस करेगा जो आपने स्टेटमेंट के साथ एग्री किया है, रेदर देन आप नॉर्मली लिखाओ जो प्रेम्बल के बारे में आपको पता है। क्योंकि यहां पे आपको लिंक करना जो है वो बहुत ज्यादा आवश्यक था कि भारतीय संविधान के जो पर्पस, प्रिंसिपल जो है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जो प्रियम्बल के एस्पेक्ट्स है उनका रिलेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी था। समझ आएगा नहीं? तो इस तरीके से ना 3 अलग अलग तरह के आंसर्स लिखे जाते हैं और आप बाद में बाहर आते हो और GS2 दिस इज द, क्योंकि GS2 का हिस्सा है ना, उठा के देख लो जो पुराने लोग हैं, GS2 में सबसे कम नंबर आ रहे हैं और सब लोगों को GS2 सबसे आसान लगता है क्योंकि इसमें पॉलिटी है, इसमें गवर्नेंस है, इसमें क्लियर इंटरनेशनल रिलेशंस है, और इसमें हिमाचल का भी इतना ज्यादा वेटेज नहीं है जितना GS1 और 3 में है ना। GS1 3 में तो 33 डायरेक्टली आता है, GS2 में हिमाचल के थोड़े कम सवाल पूछे जाते हैं और आसान पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी जो मार्क्स हैं वो GS2 में सबसे कम आ रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने प्रियम्बल आया, लिखा, आपको तो लगा कि बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन जो पूछा गया था, जो डिमांड थी, वो आपने फुलफिल ही नहीं की। तो ये जो गलतियां हैं छोटी छोटी सी, इनके ऊपर आप लोग काम करिए क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं, क्योंकि आंसर राइटिंग के बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं चलता है क्योंकि सब्जेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, हर एंड से है, हमारे एंड से है, एग्जामिनर के एंड से है, सब्जेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे इंटरप्रिटेशन थोड़ी सी वेरी हुई तो अंडरस्टैंडिंग या जो लिखने का जो कला है उसमें आप लोगों को चेंजेस देखने को मिलेंगे। क्लियर? लेकिन फिर भी हम लोगों को एटलीस्ट जो हमारे बेसिक्स हैं उनके ऊपर काम करना पड़ेगा।
तो ये था हमारा क्वेश्चन, आई होप। और कंक्लूजन आप यूटिलिटी ऑफ प्रीएम्बल के साथ इसको कंक्लूड कर सकते हो। अगला जो टारगेट हमारा है, अगेन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से ही रिलेटेड है, आप लोग देख सकते हो, जहां पे हमारे सिग्निफिकेंट प्रोविजन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, टीपीएसपीज, ड्यूटीज, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो ट्यूसडे को आप लोग इस स्पेसिफिक टॉपिक को रिवाइज करिए, रीड करिए, क्लियर, और इसके ऊपर हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।